वेल स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक गतिकी में अभिक्रिया के वेग के बारे में जाना था, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था हम लोगों ने। और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि रिएक्शंस जो होते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हमने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार लिखते हैं पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अगर हमारे पास हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जो कि अनबैलेंस्ड कंडीशन में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाएं कि अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसा हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है A+2B, या फिर चलिए इसको ऐसे लिखते हैं A+2B, और ये बना रहा है प्रोडक्ट में 2C+3D। ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसको समझिए। तो यहाँ पर A का 1 मोल है, 1 मोल A का क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, और यहाँ पे 2 मोल B का खर्च हो रहा है। यानी कि A का 1 मोल और B का 2 मोल जब खर्च होगा, यानी दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 मोल C का फॉर्मेशन होगा और 3 मोल D का फॉर्मेशन होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड नहीं है। और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हमने बताया था रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं, और उसको एक साथ हम लोग लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह हमारे पास जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग A और B को लेकर चले, देखिए ध्यान से देखिए, तो A और B को अगर देखें हम लोग, तो द कंजम्पशन ऑफ A, हम लोग क्या कर सकते हैं कि A के खर्च होने का रेट B के खर्च होने का रेट का आधा है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं B के खर्च होने का रेट A के खर्च होने के रेट का क्या है, दुगना है। यानी हम लोग ऐसा देख सकते हैं द कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट B in comparison to reactant A in the comparison to reactant A is doubled। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि A के कंपैरिजन में B के खर्च होने का रेट क्या है, दुगना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करेंगे, जिसको देखिए क्या लिख रहे हैं कि फॉर बैलेंसिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन we should divide a stoichiometric coefficient for balancing of this type of reaction. We should divide a stoichiometric coefficient for writing of rate of reaction। अब देखिए क्या करना है आपको कि इनका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे एक दूसरे को डिवाइड कीजिए और उसके आधार पे आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन
फॉर रिएक्टेंट ए। तो क्या लिखते हैं आप लोग, क्या लिखिएगा यहाँ पे, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दोनों को बैलेंस करने के लिए कि जिस रेट में ए खर्च हो उसी रेट में बी भी खर्च हो, उसको एक दूसरे को साथ लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। अब ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले लिखा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। देखिए ये है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1, बी के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 2, सी के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 2, डी के पहले कुछ नहीं, सॉरी सी के पहले 2 लिखा है इसलिए 2 इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा और डी का 3 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो अब क्या कीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट ए आपने लिखा, क्योंकि 1 है तो 1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आप देखते होंगे कि अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका वैल्यू 1 मानते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट बी। चलिए बी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अगर ये नॉर्मल कंडीशन होता, बैलेंस्ड कंडीशन होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अनबैलेंस्ड कंडीशन है तो दोनों को बराबर खर्च होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। तब क्या आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/2 डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट बी हुआ जो दोनों बराबर हो गए, जिस रेट से ए खर्च हो रहा है उसी रेट से बी खर्च हो रहा है। अब देखिए ये तो हो गया भाई किसके लिए, रिएक्टेंट्स के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट्स करेंगे। अब देखिए इसके बारे में कहेंगे, सी और डी के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी, सॉरी प्रोडक्ट सी। अब सी के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और यहां पर भी देखिए बनने का जो रेट है, फॉर्मेशन का जो रेट है वो दोनों का इक्वल नहीं है। यहाँ पर C 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है जबकि D 3 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि इन कंपैरिजन टू C D जो है 1.5 टाइम्स ज्यादा बन जा रहा है। तो 1.5 टाइम्स ज्यादा बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इक्वलिटी की बात करें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की तरह, तो जिस रेट से C का फॉर्मेशन होना चाहिए उसी रेट से D का फॉर्मेशन होना चाहिए। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इसके रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड करना होगा और अब जाके हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा वो बैलेंस्ड रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा। तो अब क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा। देखिए ये प्रोडक्ट के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव साइन यूज करना है, नेगेटिव साइन नहीं यूज करना है। क्या क्यों पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, क्यों नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो इसके लिए आप लेक्चर 1 देखिए। लेक्चर 1 में बताया गया है कि क्यों पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के आगे लगाते हैं और रिएक्टेंट के आगे क्यों नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए मान लिया जाए अगर ये बैलेंस रहता तो क्या लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। लेकिन क्योंकि ये बैलेंस नहीं है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 1/2 लिखेंगे। अब देखिए ये सही आ रहा है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट डी। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट डी के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहां पर अगर बैलेंस्ड कंडीशन होता तो हम क्या करते, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन क्योंकि ये अनबैलेंस्ड कंडीशन है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। अब ये चारों आपस में बराबर हो गए। जैसे हम बैलेंस्ड कंडीशन में बताए थे आपको कि रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, और किसी भी एक प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें पता होता है या रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पता होता है तो हम क्या करते हैं कि सभी के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए कि अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहां से स्टार्ट कीजिए, माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे, -1/2 डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे, यहां से आ जाइए, 1/2 डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और बराबर क्या लिख देंगे, 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। और इस प्रकार से हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना करना है आपको, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इस तरह का अगर दिया हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन में लिख रहे थे वैसे ही लिखना है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि रिएक्शन में दिए गए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसके आगे डिवाइड कर देना है, और यहाँ से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन बन के आएगा ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और ज्यादातर रिएक्शन आपको अनबैलेंस्ड कंडीशन में ही बन मिलेगा, इसलिए आपको इसी रेट ऑफ रिएक्शन पे फोकस करना है। अब देखिए हम लोग एक जनरल रूल लिख लेते हैं जिसके आधार पे हम लोग किसी भी तरह के रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ए प्लस बी और ये बना रहा है सी प्लस डी। अब ये जो हमारा रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि इस तरह का कंडीशन अगर हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं क्या, इसका ए मोल है, इसका ए मोल खर्च हो रहा है ए का, बी मोल खर्च हो रहा है बी का, इसका सी मोल बन रहा है सी का, और यहाँ पे डी मोल बन रहा है डी का। ठीक है, तो ए मोल बन गया ए का, बी मोल बन गया बी का, सी मोल बन गया सी का, डी मोल बन गया डी का। तो अब इनका एक रेगुलर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट ए लिख लेते हैं, बराबर क्या लिख लें, -1/A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। आपको पता है लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह से यहां पे लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट बी क्या लिख सकते हैं, -1/b चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये तो हो गया रिएक्टेंट के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट बी। चलिए बी के लिए, सॉरी प्रोडक्ट सी के लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/c चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट डी। कैसे लिखेंगे, 1/d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। और अब क्या करेंगे हम लोग, सबको एक साथ लेके इस पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। तो अब लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन।
इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट कीजिए, -1/A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई डेल्टा T। दूसरा लिखिए -1/B चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई डेल्टा T बराबर लिखिए 1/C चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई डेल्टा T। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। फिर लिखिए क्या, 1/D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई डेल्टा T। और ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला आ गया जो सारे के सारे रिएक्शन पे अप्लाई होगा, चाहे वो रिएक्शन बैलेंस्ड हो चाहे वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो, उन सारे रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ये आपका रिएक्टेंट्स हो गया। रिएक्टेंट जब भी लिखिएगा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पहले नेगेटिव साइन लगाना है, और प्रोडक्ट का जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लगाइए लिखिएगा तो ऑलवेज इसके आगे पॉजिटिव साइन लगाना है। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन का ये एक फॉर्मूला टाइप ऑफ फॉर्मूला हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारा किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर पता है तो हम दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग एक रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है तो सभी के सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे आते हैं, एक एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2, ये बना रहा है 2NH3, और इसके बारे में लिखा हुआ है यह कितना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको क्या कि T टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, T टाइम का वैल्यू जब 0 है तो इसके बारे में दिया हुआ है आपको कि ये 1 मोल है। ठीक है, ये कितना है 1 मोल है, और ये दिया हुआ है आपका 3 मोल है, ये दिया हुआ है आपका 2 मोल है। अब आफ्टर टाइम T इक्वल टू, चलिए 10 सेकेंड ले लेते हैं। आफ्टर टाइम T इक्वल टू 10 सेकेंड ये चला आता है कितना 0.5 मोल, और बाकी का आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसका दिया हुआ N2 का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी का आपको नहीं दिया हुआ है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस का आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, गैस, यहाँ पे लिख देते हैं गैस, और यहाँ पे भी गैस। चलिए तो सबसे पहले हमको जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू का हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं नाइट्रोजन गैस का। तो लिखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर नाइट्रोजन गैस। क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टा T लिख सकते हैं। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। तो क्या लिखते हैं, N2 फाइनल माइनस N2 इनिशियल। N2 फाइनल माइनस N2 इनिशियल करेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा फाइनल में यहाँ पे 0.5 मोल है 10 सेकेंड के बाद, और शुरू में 1 मोल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 माइनस 1 मोल इक्वल टू माइनस 0.5 मोल। मिल गया आपको। अब देखिए यहाँ चेंज इन टाइम पता करते हैं, यहाँ से चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। चलिए तो फाइनल टाइम कितना है 10 सेकेंड, इनिशियल टाइम है 0 सेकेंड, तो हमको क्या मिल गया 10 सेकेंड, चेंज इन टाइम मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, पहले तो यहाँ पे माइनस लगाना है आपको,
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है, -0.5 मोल। और यहाँ पे देखिए चेंज इन टाइम आपके पास मिल गया 10 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 10। ये क्या हो जाएगा, 10 के कारण 0.05 मोल मिल गया, नहीं 0.05 आपका क्या मिल गया, इससे रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन का हम आपको यूनिट नहीं बताए हैं, आगे हम बताते हैं। यूनिट होता है मोलर सेकेंड इनवर्स। कैसे होता है हम आगे आपको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताते हैं। अब देखिए आपने क्या किया कि रेट ऑफ रिएक्शन पता कर लिया किसका, नाइट्रोजन गैस का, कि जब ये रिएक्शन शुरू हुआ था तो इस नाइट्रोजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल था, लेकिन 10 सेकेंड पूरा हो जाने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल हो गया, यानी कि 0.5 मोल इसका प्रोडक्ट में बदल गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिल गया हमको, 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड के स्पीड से, के रेट से यह रिएक्शन 10 सेकेंड तक चला है। ये रेट ऑफ रिएक्शन किसका मिल गया, नाइट्रोजन गैस का। अब क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हम लोग यहां से रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। तो देखिए यहां से लिख देते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन, दिए हुए रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पता कीजिए। तो चलिए यहीं से लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम बराबर -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा T, और बराबर क्या लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया गैस डिवाइड बाई डेल्टा T। ये तो आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन। और देखिए इसका वैल्यू आपको मिल गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि मान ले जाए आप हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ रिएक्शन पता करना चाहते हैं और हाइड्रोजन गैस का कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ है, तो कितना हाइड्रोजन गैस अमोनिया गैस में बदल गया होगा 10 सेकंड के बाद, ये हम नाइट्रोजन गैस के रेट ऑफ रिएक्शन से पता कर सकते हैं। कैसे, अब इन दोनों को एक साथ लेके आइए। तो चलिए लेके आते हैं। कैसे लिखते हैं, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अभी देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लेके आए हैं इसका, नाइट्रोजन गैस कैसे लिख देते हैं, माइनस डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा T। अब देखिए इसका वैल्यू आपको मिला हुआ कितना, 0.05 इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो यही है ना आपका, इस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा T बराबर 0.05 इंटू 3, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.015 मोल सेकेंड इनवर्स। यानी कि 10 सेकेंड में 0.5 मोल पर सेकेंड के रेट से नाइट्रोजन गैस खर्च हुआ होगा, और उसी 10 सेकेंड में 0.15 मोल पर सेकेंड के रेट से, मोल पर लीटर पर सेकेंड के रेट से हाइड्रोजन गैस खर्च हुआ होगा। और इसी तरह आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अमोनिया गैस के फॉर्मेशन का रेट भी पता कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे अमोनिया गैस के फॉर्मेशन का रेट पता करा देते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस की 10 सेकेंड में अमोनिया गैस कितना बना होगा। तो दो को एक साथ ले लीजिए, आप नाइट्रोजन वाले को निकाल चुके हैं और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो लिखिए कि फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 गैस, तो ले लीजिए माइनस डेल्टा N2
डिवाइड बाई डेल्टा टी बराबर अमोनिया का क्या लीजिएगा 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी हो गया। अब वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है कितना भाई 0. यहाँ से ले लीजिए 0.5, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 0. तो यहाँ पे 0.05 मिला हुआ है बराबर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा क्या डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी, और यहाँ से आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं 0.8 डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी बराबर 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा ना, 5 × 10 और 2 अंक के बाद 0 हो जाएगा, यहाँ पे मोल सेकेंड इनवर्स मिल गया। यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया अमोनिया गैस का 0.10। 10 सेकेंड के बाद मतलब जब रिएक्शन पर चलने लगा होगा तो 10 सेकेंड के बाद अमोनिया गैस का जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो किस रेट से हुआ होगा 0.10 मोलर पर सेकेंड की। तो इस आधार पे कि इस रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आप फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, इस रेट ऑफ रिएक्शन से अगर किसी एक का, चाहे वो अमोनिया का पता हो, चाहे हाइड्रोजन गैस का पता हो, चाहे नाइट्रोजन गैस का पता हो, किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उस पार्टिकुलर टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हो। तो चलिए इसको समझिए, पढ़िए, अच्छा से देखिए, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए। अब चलिए हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हम लोग दोनों को पहले लिखते हैं और वन बाय वन करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और इस रेट ऑफ रिएक्शन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दीजिए। कौन कौन सा? एक हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस। तो दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे समझिए कि दोनों का डिफरेंस हम आपको बताते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि आप इस्लामपुर से पटना जा रहे हैं, ठीक है। अब इस्लामपुर से पटना जा रहे हैं तो भाई इसका डिस्टेंस कितना है, तो 60 किलोमीटर है इस्लामपुर से पटना का, और आप इस्लामपुर से पटना 2 घंटे में पहुंचे। तो इस्लामपुर से पटना आप 2 घंटे में पहुंच गए तो आपका स्पीड क्या रहा होगा बताइए। तो आप बोलेंगे, जैसे देखिए कि ये मान लिया जाए आपका इस्लामपुर है और ये मान लिया जाए आपका पटना है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहा होगा 60 किलोमीटर, और आप कितना देर में पहुंच रहे हैं, टाइम क्या रहा है 2 आवर का। तो 2 आवर का टाइम रहा। अब आपका अगर आपसे पूछे कि स्पीड क्या रहा भाई आपका, किस स्पीड से आप गए कि 2 आवर में 60 किलोमीटर चले गए, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो हो गया 60 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 आवर, आपने बता दिया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप गए। तो एक बात बताइए कि आपको यहाँ पर क्या मिला, एवरेज स्पीड मिला कि पर्टिकुलर किसी भी जगह का आप स्पीड। यानी कि यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब इस्लामपुर से चलना शुरू किए
तो क्या इस्लामपुर से लेकर पटना के बीच का जो डिस्टेंस है, हर जगह पे आप 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे? सभी जगह पे बाजार आ रहा था तब भी आपका वही स्पीड रहा था, और जब आप फ्री स्पेस मिल रहा था, जहाँ गैदरिंग कम थी, फ्री रोड मिल रहा था, वहां भी स्पीड आपका यही रहा। तो ऐसा तो होता नहीं है। हुआ क्या होगा कि कहीं पे स्पीड आपका 10 किलोमीटर पर आवर करा होगा, जब आप मार्केट में गए होंगे, कंगसराय, हिलसा, जहां भी गए होंगे, वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा गैदरिंग रहा होगा, बहुत ज्यादा भीड़ रही होगी, तो आपका स्पीड वहां पे 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर भी रहा होगा। और जब आप फ्री रोड में पहुंचे होंगे तो उस समय आपका स्पीड हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर, 70-80 किलोमीटर पर आवर तक के स्पीड से आप चल रहे होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि पार्टिकुलर प्लेस पे सब जगह स्पीड आपका डिफरेंस रहा होगा। लेकिन आप एक बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं, 2 आवर्स का टाइम इंटरवल बड़ा टाइम इंटरवल होता है, तो इस बड़े टाइम इंटरवल, बिग टाइम इंटरवल के अनुसार से जब अपना स्पीड या रेट बताते हैं तो उस तरह के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। यानी कि आपका ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह रेट आपका एक ही रहा होगा, 30 किलोमीटर पर आवर का ही रेट रहा होगा, बट आपने जब इस्लामपुर से चला और जब आप पटना पहुंचे तो आपने टोटल टाइम टेकन कितना किया, 2 आवर का, और टोटल डिस्टेंस आपने कवर कितना किया, 60 किलोमीटर का। तो एवरेज रेट आपका मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया गया कि अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे होते तो पटना 2 घंटा में पहुंच गए होते। तो ये है एवरेज रेट, जहां पे कि एवरेज रेट हम लोग पता करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया उसके लिए, और कितना टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसके लिए। उसी तरह से रिएक्शन में भी होता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन परफॉर्म होना शुरू हुआ, और रिएक्शन परफॉर्म होने में मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलके H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और शुरू में उनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा, सपोज कीजिए 10 मोल रहा होगा, और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो कितना, 5 आवर लग गया। अब 5 आवर में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस किस में बदल गया, प्रोडक्ट में, यानी वाटर में, H2O में। तो अब ओवरऑल जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो वहां पे बताया जाएगा कि हाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम के कंपैरिजन में हम वहां पे क्या पता कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बिग टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम पता करते हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को घटा के टोटल कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लेके आते हैं, और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटा के हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन टाइम लेके आते हैं। और इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इस आधार पे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक, जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं कि इस्लामपुर से पटना जा रहे हैं, तो आप जैसे ही इस्लामपुर से निकले, आप कंगसराय पहुंचे और वहां पे पूछ लिया गया कि बताइए अभी आपका स्पीड क्या है, आपने बता दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अभी वहां से आप बाहर निकले थे, कंगसराय से बाहर निकले थे, फ्री रोड मिल गया, वहां पे आपसे पूछ लिया गया कि बताइए अभी आपका स्पीड क्या है, तो आपने बता दिया कि 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो एक पार्टिकुलर मिनिमम टाइम इंटरवल में जो स्पीड होता है उसको इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक, मतलब तुरंत का स्पीड। उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा था, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कहीं चल रहा था, 5 घंटा में रिएक्शन को कंप्लीट होना है, अभी 10 मिनट ही रिएक्शन चला था, आप पूछ ले कि अभी बताइए कि अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसका, अभी आधा घंटा ही पूरा हुआ था, अभी बता दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा। तो तात्क्षणिक मतलब तुरंत का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, उस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस मतलब रिएक्शन जो चल रहा है उसमें किसी भी पोजीशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से छोटे छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं तो उस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दैट इज बेसिक डिफरेंस। क्या बेसिक डिफरेंस हो गया कि बिग टाइम इंटरवल के लिए अगर रेट पता आप कर रहे हैं तो वो एवरेज रेट होगा, और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर आप रेट पता कर रहे हैं तो उस तरह के रेट को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को।
देखिए सबसे पहले हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन of reaction in greater time interval are called average rate of reaction। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, देखिए तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे एक रिएक्शन ले लीजिए और रिएक्शन लेके उसका एवरेज रेट पता कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल बाद में, पहले एवरेज रेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration of reactant and product divided by total time taken। total time taken, या फिर लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये हो गया क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। अच्छा चलिए पहले क्या करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब आगे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया जाए। जैसे a प्लस 2b ये बना रहा है 3c और प्लस 4d, और यहाँ पे टाइम इक्वल टू अगर 0 लें तो ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, ये 0 0 रहेगा। और टाइम इक्वल टू अगर हम लोग कितना ले लें 60, या फिर हाँ ठीक ऐसे कीजिए कि टाइम इंटरवल ले लिया जाए 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये 1 मोल से आ गया कितना, 0.25 मोल ये आ गया। ये आ गया आपका कितना, चलिए इसी को ले लेते हैं 0.25 मोल, उसी के आधार पे सब बन जाएगा। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए फॉर ए, क्या लिखेंगे भाई, देखिए लिखेंगे माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे आप पता करेंगे, देखिए यहाँ से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पता करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल। देखिए तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है भाई, 0.25 मोल और 1 मोल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो मिल गया 0.75 मोल, इसमें माइनस में। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से ले लीजिए, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आप ले रहे हैं, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन से पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे चेंज इन टाइम ले लीजिए, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, टी फाइनल ऐसे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो कितना हो गया भाई, टी फाइनल आपका है 60 मिनट माइनस 0 मिनट बराबर कितना आ गया आपका, यहीं पे लिख देते हैं इक्वल टू 60 मिनट। अब चलिए रेट ऑफ रिएक्शन पता कर लेते हैं। रेट ऑफ
रिएक्शन फॉर ए कितना हो जाएगा, देखिए माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस यहाँ पे माइनस 0.75 डिवाइड बाई 60 और बराबर में क्या लिख दीजिएगा 0.75 डिवाइड बाई 60। ये पॉइंट है, इसको ऐसे कीजिए 0.75 डिवाइड बाई, या फिर डिवाइड बाई यहीं पे कर लेते हैं 6 × 10 और यहाँ पे क्या कर दीजिए कि यहाँ पे 0.75 को पॉइंट को हटाइए और 2 0 यहाँ पे और लगाइए और 2 0 लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 6 से 75 को कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल होगा, तो 6 1 जा 6 हो गया, यहाँ पे 15 बच गया, 6 2 जा 12, 3 बच गया, पॉइंट लगाइए 6 5 जा 30 यानी कि 12.5 डिवाइड बाई 1000 और बराबर में यहाँ क्या लिख दीजिए 1 2 3 पॉइंट इधर चला जाएगा तो 1 2 है तो 0.0125 मोल। तो देखिए ये जो रेट आप पता किए 60 मिनट का, ये बिग टाइम इंटरवल है और इसलिए ये जो रेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा। यही अगर 2 मिनट के लिए पता करते हैं, 1 मिनट के लिए पता करते तो ये कौन सा रेट आता, इंस्टेंटेनियस रेट आता। तो इस तरह से ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि बिग टाइम इंटरवल के लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं तो उसे किस तरह का रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इस तरह से हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तक आज बात कर लिए हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्लास अपना ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज एवरेज रेट को समझने की कोशिश कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे स्टूडेंट जो कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप इस तरह से कंटिन्यू करते रहिए, आपका क्लास इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें कि हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और अगर नहीं समझ में जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर टुडे।